The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कुछ फोरेंसिक साइंस एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, अ क्विक रिमाइंडर, इफ यू वांट टू जॉइन रिवीजन क्लासेस, DOMSU एंट्रेंस एग्जाम के रिवीजन क्लासेस अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल ऐप पे। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड DOMSC की रिविजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं एंड मॉक टेस्ट लगा के आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन पॉलिश कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ योर DOET 2022 examination. So link is in the description. Don't forget to download the classes and join the batch. Let's start today's session. First question is, lie detector measures the following parameters of an individual. सो यू हैव 4 ऑप्शंस। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप वापस से वीडियो देखना शुरू कर सकते हैं या फिर आप हमारे साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ऑल ऑफ दी अबव। तो लाइट डिटेक्टर की थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है कि कोई भी पर्सन जो झूठ बोल रहा है उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा, उसका रेस्पिरेटरी रेट डिफरेंट होगा, ब्लड प्रेशर डिफरेंट होगा एंड जो गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स है वो भी डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू उस पर्सन के जो सच बोल रहा है। सो अगर मैं सच बोल रही हूँ तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है एंड ये थॉट मेरे दिमाग में नहीं होगा कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊँ। सो अगर कोई भी एंजाइटी मेरे मन में है कि मैंने झूठ बोला है एंड चांसेस है पकड़े जाने के, तो मेरा रेस्पिरेशन डिफरेंट वे में होगा, ब्लड प्रेशर ऑफ कोर्स हाई होगा, हार्ट रेट ज्यादा होगा एंड जो गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स है वो भी रिस्पॉन्स करेगी। लाई डिटेक्टर टेस्ट कैसे काम करता है कि अगर कोई भी पर्सन झूठ नहीं बोल रहा है, मतलब वो सच बोल रहा है, तो वो नॉर्मल रेट से ब्रीथ करेगा, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा एंड उसका गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स भी बिल्कुल नॉर्मल होगा एज कम्पेयर टू दी पर्सन जो कि झूठ बोल रहा है। सो कभी भी कोई पर्सन झूठ बोलता है तो एक एलिमेंट उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि वो कहीं गलती से भी पकड़े ना जाए या फिर उन्हें ऐसे बिहेव करना है कि सब कुछ नॉर्मल लगे। सो इसी वजह से वो फेल कर जाते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट। ऐसा नहीं है कि हमेशा फेल कर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो झूठ बोल के भी लाई डिटेक्टर टेस्ट पास कर लेते हैं। सो उसके लिए उन्हें अपना रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल रखना होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, अगर वो नॉर्मल फील करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा किसी भी बात पे, तो इसी वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, हार्ट रेट भी नॉर्मल रहेगा, उनकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, उनका स्किन रिस्पॉन्स नॉर्मल रहेगा। इसलिए ही क्योंकि लाई डिटेक्टर टेस्ट को हम डिच कर सकते हैं, पॉलीग्राफ को हम डिच कर सकते हैं, इस वजह से ही ये कोर्ट में एज अ एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि हम जरूर पॉलीग्राफ टेस्ट यूज करते हैं, लाइव डिटेक्टर टेस्ट यूज करते हैं, बट इट इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। तो 2 रीजंस की वजह से ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। सबसे पहला तो ये कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, दूसरा तो ये कि ये रिलायबल भी नहीं है, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको पास कर लेते हैं गिल्टी होते हुए भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घबराहट की वजह से कुछ नहीं भी किया उन्होंने क्राइम, फिर भी वो गिल्टी हो जाते हैं। सो इसलिए ही हम इसे एज अ एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल नहीं कर सकते। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी फाउंड इन palm print, footprint, fingerprint and all of the above? What are rich characteristics जो स्किन में रेज्ड पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं रिज एंड इन रेज्ड पोर्शन में स्मॉल होल्स होते हैं जिससे कि प्रेस्पिरेशन होता है, बॉडी का प्रेस्पिरेशन। सो स्वेट हम रिलीज करते हैं इन स्मॉल पोर्स के थ्रू एंड जो रेज्ड पोर्शन होता है स्किन में उसे हम कहते हैं रिजेस एंड यही रिजेस बहुत ही यूनिक पैटर्न्स में फ्लो होते हैं और क्या बनाते हैं, फिंगरप्रिंट बनाते हैं। तो हमें तो ये कंफर्म है कि रिच कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिंगरप्रिंट में और यही ही फिंगरप्रिंट क्रिएट करते हैं। बट ये पाम प्रिंट्स में, फुटप्रिंट्स में भी मिलते हैं क्या? So yes, correct answer is option D, all of the above. So this is correct answer, all of the above, क्योंकि फिंगरप्रिंट में भी है, फुटप्रिंट में भी है, पाम प्रिंट में भी है। So हमारी स्किन के सरफेस पे फुटप्रिंट, पाम प्रिंट एंड फिंगरप्रिंट्स, इन सभी में रिजेस मिलती हैं। Next question, cyanoacrylate method can be best used to visualize latent fingerprint on the following types of surfaces. So you have options non-porous, porous, semi-porous and none of the above. So this is your question, जो cyanoacrylate method है, cyanoacrylate method को आप और एक नाम से जानते हो जिसे हम कहते हैं सुपर ग्लू, सुपर ग्लू फ्यूमिंग मेथड। सो इट इज अ फ्यूमिंग मेथड जिसमें हम साइनोएक्रिलेट केमिकल को
इवेपोरेट होने देते हैं एंड देन उसकी वजह से जो फिंगरप्रिंट है वो डेवलप होता है। तो इसे हम सुपर ग्लू भी कहते हैं, साइनो एक्रिलेट मेथड भी कहते हैं। सो ये किस तरीके के सरफेस पे हम यूज करते हैं? सो बेसिकली फिंगरप्रिंट डेवलप जो लेटेस्ट फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो किसी भी सरफेस पे मिल सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस सरफेस वी कैन डिफरेंशिएट। जैसे कि कुछ सर्फेसेस होंगे जो कि पोरस होते हैं लाइक पेपर, एंड वो सारे सर्फेसेस जिसमें स्मॉल पोर्स होते हैं उन्हें हम पोरस सरफेस कहते हैं। एंड नॉन पोरस सरफेस लाइक टाइल हो गया, बैक कवर जो होते हैं, ये सारे के सारे नॉन पोरस हैं। पोरस सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जैसे कि कार्डबोर्ड, पेपर, ये सारे पोरस सब्सटेंसेस हैं। सेमी पोरस होते हैं कि थोड़े पोर्स हैं एंड दे वर्क एज अ नॉन पोरस एंड पोरस सब्सटेंस बोथ एट द सेम टाइम। सो साइनो एक्रिलेट मेथड हम यूज करते हैं टू डेवलप फिंगरप्रिंट्स ऑन नॉन पोरस सरफेसेस। ठीक है, नॉन पोरस सरफेस पे हम साइनो एक्रिलेट मेथड या सुपर ग्लूइंग यूज करते हैं। So the super glue or cyanoacrylate method is a forensic technique which is used to develop latent fingerprint with the help of super glue, that is cyanoacrylate method, and it is used in non-porous substances. Next question, to visualize the latent fingerprint, ninhydrin reacts with which of the following? So जो ninhydrin chemical है वो किससे react करता है आपको बताना है? यूरिया, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड सोडियम क्लोराइड। तो हमारे स्वेट में क्या प्रेजेंट होता है? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, अमाइनो एसिड। सो हमारे स्वेट में स्मॉल अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड जो बाकी सारा एलिमेंट होता है वो किस में ट्रांसफर हो जाता है? आपके पोरस सरफेस में। अब ये जो ninhydrin मेथड है ये हम पोरस सरफेसेस के लिए यूज करते हैं लाइक पेपर, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा। सो ये अमाइनो एसिड्स वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं एंड अमाइनो एसिड से ही ninhydrin रिएक्ट करती है एंड पर्पल कलर की फिंगरप्रिंट डेवलप करती है। दिस इज ninhydrin मेथड ऑफ fingerprint development. So this method uses the development of latent fingerprint on paper and other porous substances. So याद रखना है कि हम इसे porous surface पे use कर सकते हैं। Sweat contains small amount of detectable amino acids and amino acids have high affinity for cellulose. So इसी वजह से ये पेपर में डिपॉजिट हो जाती है एंड इसी वजह से फिर हम पोरस सरफेसेस पे हम ninhydrin के थ्रू से डेवलप कर सकते हैं। अब जब फिंगरप्रिंट्स पेपर के या कार्डबोर्ड के कांटेक्ट में आती है तो स्वेट डिपॉजिट हो जाता है। जो अमीनो एसिड्स हैं वो सेलुलोज के साथ वहाँ पे डिपॉजिटेड मिलती है। जब हम ninhydrin मेथड यूज करते हैं तो ये अमीनो एसिड्स रिएक्ट करते हैं ninhydrin से एंड पर्पल कलर का फिंगरप्रिंट डेवलप होता है जिसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं। Moving to the next question, the footprints found at the scene of crime indicates which of the following? Number of persons involved, height of the person involved, entrance or exit of the person involved, and all of the above. So of course जो footprints हैं उनसे हमें ये सारी information मिलती है। हमें ये भी पता चलता है कि कितने सारे पर्सन इन्वॉल्व हैं, हमें ये भी पता चलता है कि उस पर्सन की हाइट क्या हो सकती है एंड एंट्रेंस एंड एग्जिट क्या रहा किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, हमें ये भी मालूम पड़ता है। Next question, ossification of bones may be used for identification of. So bone ossification हमारी मदद करता है to estimate sex, to estimate age, to estimate stature or to estimate time since death. So जो ossification है, ossification are the centers जहाँ से bone का maturation शुरू होता है, आप कह सकते हो, that is the place of ossification. तो ये हम use करते हैं to identify age of that person. So इसी वजह से bone से आप किसी भी person का एज डिटेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से जब डेवलपमेंट होती है, जो ऑसिफिकेशन है उसमें जो आपकी हाइलिन कार्टिलेज है वो बोन में कन्वर्ट होती है और ये सर्टेन एज में होता है। डिफरेंट बोन्स डिफरेंट एज में ऑसिफाई होना शुरू करती है एंड दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, सो दैट वी कैन एस्टिमेट द एज ऑफ अ पर्सन विद द हेल्प ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर्स। Okay. Next question, foramen magnum is present on pelvis, scapula, sternum and skull. Really very easy question. जो skull है, skull में foramen magnum present होता है. Foramen magnum is a large cavity which is present in the basal side of the skull. So देखो ये basal side है, ये interior view है, ये जो आपको hole दिख रहा है, this is foramen magnum. Okay. And अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे जो आपकी रीढ़ की हड्डी है यहीं पे फिट हो रही है, तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आगे फोरामेन मैग्नम में अटैच होता है, इसी वजह से यहाँ पे एक होल होता है जिसे हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज ऑफ मिनरल ओरिजिन? सो मिनरल ओरिजिन किसका है? मोहेयर, कैशमेर, रेयॉन एंड एस्बेस्टोस। सो रेयॉन इज केमिकल फाइबर, ये दोनों ही नेचुरल फाइबर है।
Asbestos is the correct option for this question. Mineral fiber, mineral origin होता है fiber का, वो होता है asbestos. Let's move to the next question. Dash is a supercooled liquid which has attained so high viscosity as to be considered as a solid. So the correct option for this question is glass, option B. So glass is a supercooled liquid. Remember that always. Move to the next question. Skull superimposition technique was used for the first time in which the following cases? Dawat case, Tadbandi case, Fire case and Rockstone case. The correct option for this question is Rockstone केस. सो एक केस था बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, इंग्लैंड का केस था इन 1930s. सो रक्सटॉन के केस में स्कल सुपरइम्पोजिशन की टेक्निक यूज़ करी गई थी. इसी वजह से हम कहते हैं कि दिस टेक्निक वाज यूज्ड इन दी रक्सटॉन के स्कल फोटो इम्पोजिशन, स्कल फोटो सुपर इम्पोजिशन. सो इसमें विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन स्कल सुपर इम्पोजिशन की वजह से, फोटो सुपर इम्पोजिशन की वजह से किया गया था. जो रक्सटॉन का केस है मैं किसी डिफरेंट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी, एक केस स्टडी कर लेंगे रक्सटॉन के केस पे. So don't worry about that, we will discuss it later. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. Share it with your friends so that they can also practice these questions. All the best for your upcoming exam. And if you want to join any of our classes, link is in the description. You can contact us through WhatsApp, through Instagram and through Telegram. And join our channel in YouTube. You can subscribe our channel if you want to. Thank you so much again. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.